अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर थिंक एंड ग्रो रिच 15 लाख से अधिक प्रतियां दुनिया भर में बेची जा चुकी है। इसके लेखक है नेपोलियन हिल्स। यदि आप कभी कोई सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय पुस्तक पढ़ने की आशा करते हैं तो थिंक एंड ग्रो रिच संभवतः आज तक लिखी गई सबसे अच्छी प्रेरक पुस्तकों में से एक है। यह पुस्तक 1937 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद से पाठकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई। इस पुस्तक के आधार पर जब विश्व भर के लाखों उद्यमियों द्वारा उद्योग एवं व्यापार की ठोस योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है तो कभी असफल नहीं होती। इसे केवल आर्थिक रूप से समृद्ध प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास के साथ ही विश्व के सभी कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने हेतु सहायक प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। परिचय। सोच की शक्ति। वह आदमी जिसने अपना रास्ता थॉमस ए एडिसन के साथ साझेदारी में सोचा। वास्तव में विचार वस्तुएं हैं और तब शक्तिशाली विचार जब संपत्ति या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनका रूपांतरित करने के लिए उद्देश्य, हट और तीव्र इच्छा की निश्चितता के साथ मिला जाता है। 30 साल से थोड़ा अधिक वर्ष पहले एडविन सी वंस ने खोजा कि यह कितना सच है कि आदमी सचमुच सोचता है और अमीर बन जाता है। उनकी खोज एक ही बार में नहीं आई थी। यह महान एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की एक तीव्र इच्छा के साथ धीरे धीरे आई थी। वंश की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक यह है कि वह निश्चित थी। वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए नहीं। ध्यान से विचार पूर्वक विवरण देखें कि किस प्रकार उसने अपनी इच्छा को वास्तविकता में रूपांतरित किया। तब आप अमीरी तक ले जाने वाले 13 सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब पहली बार उसके मन में यह इच्छा या विचार का आवेग कौंधा तो वह इस पर कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं था। उसके रास्ते में दो मुश्किलें खड़ी थी। वह श्रीमान एडिसन को नहीं जानता था और उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए अपने रेल किराए के भुगतान के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये परेशानियां अधिकतर आदमियों की अपनी इच्छा पूरी करने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन उसकी इच्छा साधारण नहीं थी। वह अपनी इच्छा के लिए एक रास्ता खोजने के प्रति इतना दृढ़ था कि पराजित होने के बजाय उसने अंध सामान से यात्रा करने का फैसला किया। इसका मतलब है कि वह पूर्व ऑरेंज एक मालगाड़ी पर सवार होकर गया। उसने खुद को श्रीमान एडिसन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत पाया और घोषणा की कि वह आविष्कारक के साथ व्यापार करने के लिए आया है। वंश और एडिसन के बीच पहली बैठक की बातचीत के बारे में सालों बाद श्रीमान एडिसन ने कहा, वह वहाँ मेरे सामने खड़ा था, एक साधारण आवारा की तरह, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने यह धारणा प्रस्तुत की कि वह उस चीज़ को पाने के लिए दृढ़ है जिसे पाने के लिए वह आया था। मैंने लोगों के साथ सालों के अनुभवों से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से एक चीज़ को पाने की इच्छा करता है कि वह इसे पाने के लिए अपने पूरे भविष्य को चक्के के एक घुमाव के दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, तो उसकी जीत सुनिश्चित होती है। मैंने उसे वह अवसर दिया जो उसने मांगा, क्योंकि मैंने देखा कि उसने तब तक कार्यवाही करने का मन बना लिया था जब तक कि सफलता नहीं मिलती। बाद में यह साबित हो गया कि उसने कोई गलती नहीं की गई थी। उस अवसर पर जो कुछ भी युवा वंश ने श्रीमान एडिसन से कहा वह उससे कहीं कम महत्वपूर्ण था जो उसने सोचा था। एडिसन ने खुद ऐसा कहा था। यह उस युवा का रंग रूप नहीं हो सकता था जिसने उसे एडिसन के कार्यालय में अपनी शुरुआत दी, क्योंकि वह तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ थी। यह तो उसकी सोच थी जिससे भरोसा हुआ। यदि इस बयान का महत्व इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचा पाता तो इस किताब के शेष भागों की कोई ज़रूरत नहीं होती। वंश को अपने पहले साक्षात्कार में एडिसन की साझेदारी नहीं मिली थी। उसे एक बहुत ही मामूली मजदूरी पर एडिसन के कार्यालय में काम करने का अवसर मिला। ऐसा काम जो कि एडिसन के लिए महत्वहीन था, लेकिन वंश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने उसे अपना व्यावहारिक माल प्रदर्शित करने का अवसर दिया।
जहां उसका भावी साझेदार इसे देख सकता था। महीनों गुजर गए। स्पष्ट रूप से उस प्रतिष्ठित लक्ष्य को जो वंश ने निश्चित प्रमुख उद्देश्य के लिए रूप में अपने दिमाग में स्थापित किया हुआ था, उसे लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन वंश के मन में कुछ महत्वपूर्ण घटित हो रहा था। एडिसन का व्यापार सहयोगी बनने की अपनी इच्छा को वह लगातार तेज कर रहा था। मनोवैज्ञानिकों ने ठीक ही कहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी एक बात के लिए सचमुच तैयार होता है तो यह उसकी बाह्य आकृति में झलकने लगता है। वंश एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी के लिए तैयार था। इसके अलावा वह तब तक तैयार रहने पर दृढ़ था जब तक कि वह उसे प्राप्त न कर ले जिसे वह खोज रहा था। उसने अपने आप से यह नहीं कहा था, आह क्या फ़ायदा है, मैं अपना मन बदल लूँगा और एक सेल्समैन की नौकरी पाने का प्रयास करूँगा। बल्कि उसने यह कहा था, मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यापार करने आया था और यदि इसमें मेरा शेष जीवन भी लगता है तो मैं इसे अंत तक पूरा करूँगा। उसका यही मतलब था। लोगों के पास कहने के लिए कितनी अलग कहानी रहती अगर वे एक निश्चित उद्देश्य अपनाते और उस उद्देश्य के साथ तब तक खड़े रहते जब तक उनके सब कुछ पाने वाला जुनूनी बनने का समय होता। शायद युवा वंश को तब यह पता नहीं था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प, एक ही इच्छा के लिए खड़े रहने की अपनी हठ, सभी बाधाओं को कुचल डालने और उसे वह अवसर देने जिसकी वह खोज कर रहा था, उसकी ओर नियत किया हुआ था। जब अवसर आया तो यह वंश की उम्मीद की तुलना में एक अलग रूप में और एक अलग दिशा से प्रकट हुआ था। वह अवसर की चालों में से एक है। पिछले दरवाजे से सरक कर आने की इसकी धूर्त आदत है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में भेष बदल कर आता है। शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग अवसर की पहचान करने में विफल रहते हैं। श्रीमान एडिसन ने अभी-अभी उस समय एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडिफोन नाम से जानी जाने वाली एक नई कार्यालय डिवाइस बनाई ही थी। उनके सेल्समैन मशीन से उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि इसे बड़े प्रयास के बिना बेचा जा सकता है। वंश ने अवसर देखा। यह एक अजीब दिखने वाली मशीन में छिपा हुआ चुपचाप रेंग कर अंदर आया था जिसने और किसी को नहीं बल्कि वंश और आविष्कारक को प्रभावित किया। वंश जानता था कि वह एडिसन की डिटेक्टिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को इसका सुझाव दिया और तुरंत अवसर पा लिया। उसने मशीन बेची। वास्तव में उसने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उसे देश भर में मशीन वितरित करने और बेचने का एक अनुबंध दिया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और वंश द्वारा बेचा गया। इस व्यापार साझेदारी से नारा बना, एडिसन द्वारा बनाया गया और वंश द्वारा स्थापित किया गया। व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्षों से चल रहा है। इसके जरिए वंश ने खुद को अमीर बनाया, बल्कि उसने खुद अनंत रूप से अधिक किया है। उसने साबित कर दिया कि आप सचमुच सोचकर अमीर बन सकते हैं। मेरे पास यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वंश की मूल इच्छा उसके कितना वास्तविक नकद के लायक रही है। शायद इसने उसे 2 या 3 लाख डॉलर दिलाया है, लेकिन यह राशि जो भी हो वह महत्वहीन बन जाती है जब इसकी तुलना उसके द्वारा निश्चित ज्ञान के रूप में प्राप्त की गई उस अधिक बड़ी संपत्ति से की जाती है कि विचार के एक अमूर्त आवेग को ज्ञात सिद्धांतों के अनुप्रयोग के द्वारा इसे भौतिक प्रारूप में बदला जा सकता है। वंश ने खुद को पूरी तरह से महान एडिसन के साथ एक साझेदारी में समझा। उसने खुद को एक अच्छे भाग्य में समझा। उसके पास आरंभ करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय यह जानने की क्षमता के सिवाय कि वह क्या चाहता है और इच्छा के साथ तब तक खड़े रहने के दृढ़ संकल्प के जब तक यह वास्तविकता न बन जाए। उसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। उसके पास शिक्षा थी, लेकिन बहुत कम। वह कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा थी। इन अमूर्त शक्तियों के साथ उसने खुद को आज तक के महानतम आविष्कारक के साथ नंबर 1 व्यक्ति बनाया।
अब एक अलग स्थिति से देखते हैं और एक आदमी का अध्ययन करते हैं जिसके पास धन के अनेक अमूर्त साधन थे, लेकिन उसने इन्हें खो दिया क्योंकि वह उस लक्ष्य से जिसे वह खोज रहा था महज 3 फुट पहले रुक गया था। सोने से 3 फुट पहले। विफलता के सबसे सामान्य कारणों में से एक अस्थायी हार द्वारा पैदा होने वाली अड़चन के कारण भाग खड़े होने की आदत है। हर व्यक्ति कभी न कभी इस गलती का दोषी होता है। आर.यू. डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दिनों में स्वर्ण बुखार से ग्रस्त हो गए थे और खुदाई करके अमीर बनने पश्चिम चले गए थे। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पृथ्वी से निकाले गए आज तक के सोने की तुलना में अधिक सोना आदमियों के दिमाग में खनन किया गया है। उन्होंने दावा किया और कुदाली और फावड़े से काम करने चले गए। जाना बहुत कठिन था, लेकिन सोने की उनकी लालसा निश्चित थी। सप्ताहों के श्रम के बाद वे चमकने वाले अयस्क की खोज के द्वारा पुरस्कृत हुए। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उन्हें मशीनरी की ज़रूरत थी। उन्होंने चुपचाप खदान को ढक दिया। विलियम वंश मैरीलैंड में अपने घर की ओर जाने वाले नक्शे कदमों को दोहराया, अपने रिश्तेदारों और कुछ पड़ोसियों को खोज के बारे में बताया। उन्होंने आवश्यक मशीनरी के लिए पैसा इकट्ठा किया, उन्हें भिजवा दिया। अंकल और डार्बी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। अयस्क की पहली कार का खनन किया गया और उसे एक प्रगलनशाला को भेज दिया गया। उसके लाभ से साबित कर दिया कि उसने पास कोलोराडो की सबसे समृद्ध खानों में से एक थी। अयस्क की कुछ और कारें कर्जे को निपटा देती, तब एक बड़ा लाभ हाथ आता। खुदाई गहरी होती गई। डार्बी और अंकल की उम्मीदें ऊपर चढ़ती गई। फिर कुछ हुआ। स्वर्ण अयस्क की वाहिनी गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत पर पहुंच गए थे और सोने का कटोरा अब नहीं रह गया था। फिर से वाहिका खोजने की कोशिश करते हुए वे बेहताशा खुदाई करते रहे, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने छोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने सारी मशीनरी कुछ $100 में एक कबाड़ी को बेच दी और वापस घर के लिए ट्रेन पकड़ ली। कुछ कबाड़ी बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन यह नहीं था। उसने खदान को देखकर एक छोटी सी गणना करने के लिए एक खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल रही है क्योंकि मालिक कमियों की लाइनों से परिचित नहीं थी। उसकी गणना ने दिखाया कि खुदाई उस जगह से महज 3 फुट दूर होती जहां पर डार्बी ने खुदाई बंद कर दी थी, और वह बिल्कुल उसी जगह पर पाई गई। कबाड़ी ने खदान से अयस्क में करोड़ों डॉलर कमाए क्योंकि वह हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेने के बारे में पर्याप्त जानता था। अधिकांश पैसा जो मशीनों में चला गया था, आर.यू. डार्बी, जो तब एक बहुत ही युवा आदमी था, के प्रयासों से प्राप्त हुआ था। वह पैसा उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों के उसमें विश्वास के कारण प्राप्त हुआ था। उसने हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उसे सालों लगी। लंबे समय बाद श्रीमान डार्बी ने अपने नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने यह खोज कर ली कि इच्छा को सोने में रूपांतरित किया जा सकता है। यह खोज उनके जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में जाने के बाद हुई। यह याद करते हुए कि उसने एक बहुत बड़ा सौभाग्य खो दिया क्योंकि वह सोने से 3 फीट पहले ही रुक गया था। डार्बी को अपने चुने हुए कार्य में इस अनुभव से लाभ हुआ, खुद से यह कहने की एक सरल विधि द्वारा कि मैं सोने से 3 फुट पहले रुक गया था, लेकिन अब मैं कभी भी इसलिए नहीं रुकूंगा कि जब मैं लोगों को बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो वे नहीं कहते हैं। डार्बी सालाना $1,00,000 से अधिक का जीवन बीमा बेचने वाले 50 लोगों से भी कम लोगों के एक छोटे समूह के सदस्यों में से एक है। वे सोने की खनन के कारोबार में अपने छोड़ देने से सीखे हुए सबक से चिपके रहने की योग्यता के ऋणी हैं। किसी भी आदमी के जीवन में सफलता आने से पहले उसे काफ़ी अस्थायी असफलता और शायद कुछ पराजय मिलना तय है। जब पराजय एक आदमी को काबू करती है तो सबसे आसान और सबसे तार्किक बात उसे छोड़ देना होता है। ज़्यादातर लोग बिल्कुल यही करते हैं।
इस देश के अभी तक के सबसे सफल लोगों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिली हार के बिंदु से परे सिर्फ एक कदम आगे मिली। विफलता विडंबना और चालाकी की एक गहरी भावना वाली एक चालबाजी है। यह सफलता पर लगभग पहुंचे हुए व्यक्ति को ठोकर मारने में बड़ा आनंद लेती है। दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। श्रीमान डार्बी के हार्ड नाक विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने के खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद ही उनके पास एक अवसर पर सौभाग्य उपस्थित था, जिसने उनके सामने साबित किया कि जरूरी नहीं कि नहीं का मतलब नहीं हो। एक दोपहर वे एक पुराने ज़माने की चक्की में गेहूं पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल एक बड़ा खेत संचालित करते थे, जिस पर बहुत से काले बटाईदार किसान रहते थे। बहुत धीरे से दरवाज़ा खुला और एक छोटी सी काली बच्ची बटाईदार की बेटी अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। अंकल ने ऊपर नज़र घुमाई, बच्चे को देखा और बुरी तरह से उस पर चिल्लाकर बोले, तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने नमी से जवाब दिया, मेरी माँ कहती है उसे 50 सेंट भेज दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर भागो। हाँ अच्छा, बच्ची ने उत्तर दिया, लेकिन वह गई नहीं। अंकल अपने काम में लग गए। वह अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने यह देखने पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि वह बच्ची गई नहीं है। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा और उसे अभी भी वहाँ खड़े देखा तो वे उस पर चिल्लाए, मैंने तुम्हें अपने घर जाने के लिए कहा था, अब जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वह एक इंच भी नहीं हिली। अंकल ने अनाज की बोरी, जिसे वे मील हापर में डालने वाले थे, पटक दी। बैरल का एक डंडा उठाया और अपने चेहरे पर कठोरता के संकेत की एक अभिव्यक्ति के साथ बच्चे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। डार्बी ने अपनी सांस रोकी। वह निश्चित था, वह एक हत्या का गवाह बनने वाला है। वह जानता था कि उसके अंकल का गुस्सा तेज है। वह जानता था कि देश के उस हिस्से में काले बच्चों से गोरे लोगों की बात का विरोध करने की उम्मीद नहीं की जाती थी। जब अंकल उस जगह पहुंचे जहां वह बच्ची खड़ी थी, उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ा दिया, ऊपर उनकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज़ में पूरे जोर से चिल्लाई, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए। अंकल रुक गए। एक मिनट के लिए उन्हें देखा, फिर धीरे धीरे बैरल वाला डंडा फर्श पर रख दिया, अपने हाथ अपनी जेब में डाले, आधा डॉलर बाहर निकाला और उसे दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और उस व्यक्ति पर से जिस पर उसने अभी अभी विजय प्राप्त की थी, अपनी आंखें बिल्कुल हटाए बिना धीरे से वापस दरवाजे की ओर चली गई। उसके चले जाने के बाद अंकल एक बॉक्स पर बैठ गए और खिड़की से बाहर आसमान में 10 मिनट से भी अधिक समय तक ताकते रहे, विस्मय से उस भारी हार पर जो उन्हें अभी मिली थी। वे विचार मग्न थे। श्रीमान डार्बी भी कुछ सोच रहे थे। उनके सारे अनुभव में यह पहली बार था कि उसने किसी काले बच्चे को जानबूझकर किसी गोरे वयस्क व्यक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करते देखा था। उसने यह कैसे किया? उनके अंकल को क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने अपनी बर्बरता खो दी और एक भेड़ के बच्चे की तरह विनम्र बन गए? उस बच्ची ने कौन सी अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया जिसने उसे उससे बड़े पर जीत दिला दी? ये और अन्य इसी तरह के सवाल डार्बी के मन में चमके, लेकिन वे सालों बाद तक जब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई, उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए थे। हैरत की बात है, इस असामान्य अनुभव की कहानी लेखक को उसी पुरानी मील में सुनाई गई, ठीक उसी जगह जहां अंकल को उनकी भारी हार मिली थी। यह भी हैरत की बात है, मैंने एक सदी का लगभग एक चौथाई भाग उस शक्ति के अध्ययन में समर्पित किया था जिसने एक अज्ञानी अनपढ़ काले बच्चे को एक बुद्धिमान आदमी से जीतने में सक्षम बना दिया था। जैसा कि हम वहाँ पुरानी मील में खड़े थे, श्रीमान डार्बी ने असामान्य विजय की कहानी दोहराई और यह पूछते हुए समाप्त किया, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कौन सी
अजनबी शक्ति उस बच्ची ने उपयोग की जिसने मेरे अंकल को पूरी तरह से हरा दिया। उनके सवाल का जवाब इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूरा है। इसमें किसी व्यक्ति को उस शक्ति को समझने और प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाले विवरण एक निर्देश शामिल है जो छोटे बच्चे को अकस्मात मिल गए थे। अपने दिमाग को सजग रखें और आप बच्ची के बचाव के लिए आने वाली बिल्कुल वही अजनबी शक्ति देखेंगे। आप अपने अध्याय में इस शक्ति की एक झलक पाएंगे। कहीं न कहीं इस पुस्तक में आप एक युक्ति पाएंगे जो आपकी ग्रहणशील शक्तियों को बढ़ा देगी और आपके अपने फायदे के लिए वही प्रबल शक्ति आपके नियंत्रण में दे देगी। इस शक्ति के बारे में जागरूकता आपके पास पहले अध्ययन में आ सकती है। यह बाद वाले अध्ययनों में आपके दिमाग में सूझ सकती है। यह एक अकेले विचार के रूप में आ सकती है या यह एक योजना या उद्देश्य की प्रकृति के रूप में आ सकती है। यह आपको विफलता या हार की आपके अतीत के अनुभवों में वापस ले जा सकती है और कुछ सबक सतह पर ला सकती है जिसके द्वारा आप हार के माध्यम से खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान डार्बी को उस काले बच्चे द्वारा अनजाने में इस्तेमाल की गई शक्ति के बारे में मेरे बताने के बाद उन्होंने तुरंत एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने अनुभव के 30 साल को दोहराया और ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में उनकी सफलता जो कोई छोटी मोटी नहीं है, उस सबक के कारण है जो उन्होंने बच्चे से सीखा था। श्रीमान डार्बी ने बताया, हर बार जब एक संभावित खरीदार ने खरीदे बिना मुझसे विदा पाने की कोशिश की, मैंने उस बच्चे को वहाँ पुरानी मिल में खड़ा देखा। उसकी बड़ी आंखें चुनौती से चमकती हुई और मैंने अपने आप से कहा, मुझे यह बिक्री करनी है। मेरी की हुई सारी बिक्री का बेहतर भाग लोगों ने ना कहने के बाद ही हुआ था। उन्होंने सोने से केवल 3 फुट दूर रुक जाने की अपनी गलती को भी याद किया। उन्होंने कहा, लेकिन वह अनुभव के वेश में एक वरदान थी। इसने मुझे जारी रखे रहना सिखाया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलना कितना भी मुश्किल हो। एक सबक जिसे किसी भी चीज़ में सफल होने से पहले मुझे सीखने की ज़रूरत थी। श्रीमान डार्बी और उनके अंकल काली बच्ची और सोने की खान की यह कहानी है। निस्संदेह उन करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं और इन सबके लिए लेखक सुझाव की पेशकश करना चाहता है कि डार्बी हर साल $1 लाख से अधिक का जीवन बीमा बेचने की अपनी क्षमता के लिए इन 2 अनुभवों का ऋणी है। जीवन अजनबी है और अक्सर अति सूक्ष्म सफलताओं और असफलताओं दोनों की जड़ें साधारण अनुभव में होती है। श्रीमान डार्बी के अनुभव काफ़ी सामान्य और सरल थे, फिर भी वे जीवन में उनके भाग्य का जवाब रखते थे, इसलिए वे उतने ही महत्वपूर्ण थे उनके लिए जितना कि स्वयं जीवन। उनको इन 2 नाटकीय अनुभवों से लाभ हुआ क्योंकि उन्होंने उनका विश्लेषण किया और उनका सिखाया सबक प्राप्त किया। उस आदमी का क्या जिसके पास न समय है न ही ज्ञान की खोज में विफलता का अध्ययन करने का झुकाव जो सफलता की ओर ले जा सकता है। हार को अवसर की सीढ़ियों में परिवर्तित करने की कला वह कहाँ और कैसे सीखने वाला है। इस किताब को इन्हीं सवालों के जवाब में लिखा गया था। इनके जवाब 13 सिद्धांतों के वर्णन में कहे जाते हैं, लेकिन याद रखें, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो शायद उस सवाल का जिसने आपको जीवन की विचित्रता पर विचार करने का कारण दिया है, जो जवाब आप चाहते हो, वह शायद आपके अपने दिमाग में किसी विचार, योजना या उद्देश्य के माध्यम से पाया जा सकता है, जो शायद पढ़ते हुए आपके दिमाग में कौंध जाता है। एक ठोस विचार ही वह सब कुछ है जो आपको सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में उपयोगी अवधारणा बनाने के ज्ञात संबंधित उपाय और साधनों में से सबसे अच्छे और सबसे व्यावहारिक उपाय शामिल हैं। इससे पहले कि हम इस सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए अपने दृष्टिकोण में आगे बढ़ें, हम विश्वास करते हैं कि आप यह महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के हकदार हैं। जब अमीरी आना शुरू होती है तो वह इतनी जल्दी आती है, ऐसी बड़ी बहुतायत में कि आप आश्चर्य करते हैं ये उन सभी मंदी के सालों में के दौरान कहाँ छुपी हुई थी। यह एक चौंकाने वाला बयान है कि अन्य सब
सब भी इसी तरह जब हम आम धारणा को ध्यान में लाते हैं कि अमीरी कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है। जब आप सोचना और अमीर बनना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि अमीरी मन की एक अवस्था से उद्देश्य की निश्चितता के साथ बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी मेहनत नहीं से शुरू होती है। आप और हर अन्य व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि किस प्रकार दिमाग की उस अवस्था को प्राप्त किया जाए जो अमीरी को आकर्षित करे। मैंने 2500 से अधिक लोगों का विश्लेषण करते हुए अनुसंधान में 25 साल बिता दिए, क्योंकि मैं भी जानना चाहता था उस तरह से लोग अमीर कैसे बनते हैं। उस अनुसंधान के बिना यह पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान देते हैं, अर्थात व्यापार मंदी 1929 में शुरू हुई थी और विनाश के रिकॉर्ड समय तक जारी रही, जब तक कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यालय में प्रवेश किया। फिर मंदी शून्य में फीकी होनी शुरू हो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक थिएटर में एक बिजली मिस्त्री इतने धीरे धीरे रोशनी उठाता है कि आपके इसे महसूस करने से पहले अंधेरा प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही लोगों के मन में भय का जादू धीरे धीरे फीका हो जाता है और विश्वास बन जाता है। बहुत बारीकी से निरीक्षण करें। जितनी जल्दी आप इस दर्शन के सिद्धांतों पर प्रभुत्व प्राप्त करते हैं और उन सिद्धांतों को लागू करने के लिए निर्देशों का पालन करना शुरू करते हैं, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा और जिस चीज़ को भी आप छुएंगे वह आपके लाभ के लिए संपत्ति में बदलना शुरू हो जाएगी। संभवतः बिल्कुल नहीं। मानव जाति की मुख्य कमजोरियों में से एक औसत आदमी का असंभव शब्द के साथ परिचित होना है। वह उन सभी नियमों को जानता है जो काम नहीं करेंगी। वह उन सभी चीज़ों को जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता है। इस किताब को उन लोगों के लिए लिखा गया था जिन्हें उन नियमों की तलाश है जिन्होंने दूसरों को सफल बना दिया है और जो सब कुछ उन नियमों के लिए दांव पर लगाने को तैयार हैं। कई साल पहले मैंने एक बढ़िया शब्दकोश खरीदा था। पहली बात जो मैंने इसके साथ ही वह थी असंभव शब्द पर जाना और उसे बड़े करीने से किताब से हटा देना। आपके लिए ऐसा करना कोई मूर्खता की बात नहीं होगी। सफलता उन लोगों को मिलती है जो सफलता के प्रति सचेत हो जाते हैं। असफलता उन लोगों को मिलती है जो उदासीनता से खुद को असफलता के प्रति जागरूक बनने की अनुमति देते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें दिमाग की विफलता की चेतना को सफलता की चेतना में बदलने की कला सीखने के लिए इसकी तलाश है। धनवान होने की तरफ पहला कदम इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु है। जब एडविन सी वंश 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वे एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हो, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस ए एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा तो उनका दिमाग काम में लगा हुआ था। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन से अपने जीवन के उपभोग्य जुनून के उपयोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझेदारी बनने की एक धधकती हुई इच्छा। वंश की इच्छा एक उम्मीद भर नहीं थी, यह एक कामना भर नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण धड़कती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। यह सुनिश्चित थी। धनवान होने की तरफ दूसरा कदम आस्था। इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण। आस्था दिमाग का प्रमुख रसायनज्ञ है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है तो अवचेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में परिवर्तित करता है और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होते हैं। जब तीनों मिश्रित होते हैं तब उनमें विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि यह तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है। एकमात्र रूप जो कि अनंत बुद्धिमत्ता से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है।
प्रेम और विश्वास मानसिक होते हैं, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है और केवल शारीरिक से संबंधित है। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या सम्मिश्रण का परिमित आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने पर प्रभाव पड़ता है। धनवान होने की तरफ तीसरा कदम, आत्म सुझाव। आत्म सुझाव एक शब्द है जो सभी सुझावों और सभी स्वप्रशासित प्रेरणाओं पर लागू होता है जो 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी के दिमाग तक पहुंचती है। एक अन्य तरीके से कहा गया है, स्वतः सुझाव आत्म सुझाव है। यह संचार की एक एजेंसी है, मन के उस हिस्से के बीच जहां चेतना में सोच उत्पन्न होती है और जो अवचेतन मन के लिए कार्यवाही के आधार के रूप में कार्य करती है। प्रभुत्वशाली विचारों के माध्यम से जिसे एक व्यक्ति चेतन मन में रहने की अनुमति देता है। ये विचार नकारात्मक हैं या सकारात्मक, यह सारहीन बात है। आत्म सुझाव का सिद्धांत स्वेच्छा से अवचेतन मन तक पहुंचता है और इन विचारों के साथ इसे प्रभावित करता है। कोई भी सोच, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, वह स्वतः सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकती। अंतरिक्ष से प्राप्त की गई सोच इसका अपवाद है। अलग ढंग से कहें तो सभी संवेदन छापें जो 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती है, चिंतनशील चेतना मस्तिष्क द्वारा रोक ली जाती है और इच्छानुसार या तो अवचेतन मन को स्थानांतरित किया या फिर अस्वीकार कर दिया जाता है। चेतन संकाय इसलिए अवचेतन में पहुंच के लिए एक बाहरी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है। प्रकृति ने आदमी का निर्माण इस प्रकार किया है कि वह अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। हालांकि एक बयान के रूप में, टिप्पणी के रूप में, इसका मतलब यह नहीं है कि आदमी हमेशा इस पर नियंत्रण का अभ्यास करता है। अधिकांश उदाहरणों में वह इसका प्रयोग नहीं करता है, जो बता